Hello everyone, we have Chaya Singh, All India Rank 65. She has been associated with us and her optional is law. So today we are going to talk about law optional, how has been her preparation, what has been her strategy with respect to her optional subject. Hello Chaya, congratulations first of all. Thank you so much. So how are you feeling now finally? I'm feeling really good right now. Nice. So, Chaya, since we are talking about the law optional thing, so tell me, एक तो you are a law student and कभी भी आपको ऐसा लगा क्योंकि आपने 5 साल लॉ पढ़ा है एंड इन दैट सेंस कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं लॉ नहीं लेना चाहिए आई शुड ऑल्सो थिंक अबाउट इफ सम अदर सब्जेक्ट्स कभी ये ख्याल आया? नहीं, ऑनेस्टली ये ख्याल मेरे दिमाग में आया ही नहीं बिकॉज व्हेन आई एंटर्ड दिस जर्नी ऑफ यूपीएससी आई वाज अ लिटिल बिट इग्नोरेंट विद रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्शनल कि वो आपके मार्क्स ऊपर नीचे कितने कर सकता है. दूसरा ये था कि अब आप 5 साल लॉ पढ़ चुके हो तो अगर आप ऑप्शनल का पेपर नहीं दे सकते तो फिर आपने क्यों पढ़ा है इतना. एक तो ये भी था मेरे दिमाग में. एंड थर्ड इज कि जीएस ऑलरेडी मेरे लिए न्यू है, सब मेरे लिए है. GS1 GS2 GS3 CS4 सब न्यू है. तो आई वांटेड समथिंग से जो मेरे लिए आसान पड़े, जिसको पढ़ते टाइम मुझे ये ना लगे कि यार मेरे दिमाग पे जोर आ रहा है, विच इज़ जस्ट रिविजन. तो मेरे दिमाग में ये कभी आया नहीं कि मुझे कोई और ऑप्शनल चाहिए. ऑल्दो पीपल चेंज बहुत ही इट्स बट मेरे दिमाग में नहीं था. हैविंग सेड दैट, सिंस यू डिसाइडेड कि आपको लॉ लेना है एंड यू वेंट अहेड विद द जर्नी ऑफ योर प्रिपरेशन, सो हाउ मच ऑफ योर व्हाटएवर यू हैड स्टडीड इन कॉलेज आपने नोट्स बनाए ही होंगे, वो कितने हेल्पफुल थे आपके प्रिपरेशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेपर 1 है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आई हैड रियली गुड नोट्स. से फॉर इंस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन में टॉपिक्स आपको 10 दिखेंगे बट उसमें से सबसे बड़ा I think fundamental rights and DPSP is equal to all other topics. Yes, that's almost half of it. Yeah, so I think इसके मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स थे, हमारे प्रोफेसर बहुत अच्छे थे, तो दोज कॉलेज नोट्स आई हैड. इसके अलावा मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉर्ट्स के भी थोड़े से नोट्स थे. एंड द फैक्ट कि आप बुक्स पता थी कि कौन सी पढ़नी है, जैसे टॉर्ट्स में पता था कि बांगिया पढ़ लोगे तो हो जाएगा. तो ये मुझे कॉलेज से ही समझ आ गया था कि इसमें ये पढ़ना है. So you had a fair amount of idea कि बुक्स क्या पढ़ने हैं. क्या कॉलेज से प्रिपरेशन शुरू कर दिया था आपने? नहीं, लॉ तो मैंने बाद में आके किया है. इनफैक्ट 2019 में मैंने प्री दिया, मेरा प्री नहीं हुआ था उस टाइम. तो उसके बाद आई रियलाइज कि अभी अगले प्री में बहुत टाइम है, तो आपको अपना मेंस की तैयारी करनी चाहिए, ऑप्शन प्रिपेयर करना चाहिए. सो से अगस्त 2019 से फिर मैंने सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ से पढ़ना शुरू किया था बिकॉज आई थॉट इट वाज माय वीकेस्ट लिंक. तो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर. एनी स्पेसिफिक बुक जो आपने रेफर किया? इंटरनेशनल लॉ के लिए इनफैक्ट अदर सब्जेक्ट्स आल्सो आई वुड से Dukki are good, right? Dukki are really good because they are small and to the point. To the and specific case law specific. हाँ जी. आप इंटरनेशनल लॉ के लिए कितनी आप मैल्कम शॉ भी पढ़ सकते हो, आप पढ़ लो. मतलब बट idea is consolidation of notes. Ultimately you just have to write 2 or 3 pages. Yes. आपको उतनी ही मेहनत करनी है जितना आप लिख पाओ. अब बहुत ज़्यादा पढ़ के एंड देन यू कैन नॉट राइट इट, तो इट वुडंट हेल्प. सो आई थिंक Dukki इज़ द बेस्ट सोर्स, say for administrative law also, for international law also, and consti also it helped, although I had my own notes. Torts के लिए बांगिया बहुत अच्छी थी. So I think. And what about contract? Contracts is mostly Bayer Act. Contracts में आपको बाहर से इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि Bayer Acts में ही इलस्ट्रेशन है और आपको सेक्शन लिखना पड़ेगा, है ना. तो कॉन्ट्रैक्ट्स इज मोस्टली बेयर एक्ट, जहाँ आपको फेमस केसेस चाहिए कि तो आप उसके लिए Dukki रेफर कर लीजिए, बस फेमस केसेस के लिए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी है, उतना पढ़ना नहीं है. बेयर एक्ट से हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, टेल मी दिस, चूँकि लॉ में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, लाइक पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ. पेपर 2 में IPC, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड CLDs में अराउंड 7-8 सब्जेक्ट्स. So how did you balance this overall preparation? हाँ जी, इसके लिए ना पेपर का थोड़ा एनालिसिस होना चाहिए. मतलब आप थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए 10 साल के, एंड देन यू रियलाइज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स. से फॉर पेपर 1 आई रियलाइज्ड कि जो पार्ट ए है जिसमें कॉन्स्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव है, दैट आई कैन डू बेटर देन इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के जो लास्ट 5 टॉपिक्स हैं वो डायनामिक हैं. तो अगर उनसे कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाऊंगी. तो दिस पार्ट हैज टू बी स्ट्रॉन्गर. सो योर मोर फोकस वाज ऑन सेक्शन A, बेसिकली सेक्शन A, यस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिन लॉ वाला. हाँ जी, क्योंकि दीज आर वेरी इजी और इसमें अब आप
खुद सोचिए कि एडमिन में आ क्या रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर, डेलीगेशन, तो नेचुरल जस्टिस, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आप ये देखो ना, लो हैंगिंग फ्रूट कौन सा है, आप वो पहले पढ़ो और वो पक्के से पढ़ो, क्योंकि अगर कुछ अलग से नया आया है तो आप नहीं कर सकते हो उसका इतना कुछ। सेम गोज फॉर पार्ट बी, आपको आईपीसी टॉर्ट्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। सीएलडी में से कुछ आएगा वो फिर आपकी किस्मत है। ऑफ कोर्स। सो वहाँ पे भी आपका स्ट्रैटेजी, मतलब आई एम आस्किंग कि आपका स्ट्रैटेजी वही था कि पेपर 2 में भी द फर्स्ट सेक्शन कवर एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज सेकंड इज बेस्ड ऑन योर लक, चांस, व्हाटएवर यू कॉल इट, कि कभी आ गया कभी नहीं आया। एग्जैक्टली। बट स्टिल व्हाट अबाउट द प्रिपरेशन? कुछ तो आपने प्रिपेयर किया होगा करंट लीगल डेवलपमेंट। हाँ जी, प्रिपेयर तो किया था, प्रिपेयर सब किया था। से अब इसमें क्या है, जैसे सीएलडी है, इन्वायरमेंट है, एक इन्वायरमेंट उसमें टॉपिक लिखा है। अब इन्वायरमेंट तो बहुत वाइड है। एक बार आई रिमेंबर एक पेपर में एनजीटी पूछा था, एक पेपर में वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट पूछा था। आप ये प्रिपेयर करके नहीं जा सकते, बट आप इतना प्रिपेयर कर सकते हो कि आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फेमस इन्वायरमेंट केसेस कौन से हैं। ये केस आप कहीं और भी फिट कर सकते हो। तो आपके पास 2-3 पेजेस नोट्स ऑन एवरीथिंग आपके पास होने चाहिए। मीडिया ट्रायल के आपको फेमस केसेस आने चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है उस आंसर में, तो भी यू कैन मेक इट अप। जैसे कॉम्पिटिशन एक्ट है, आप पूरा नहीं पढ़ सकते, इट्स अ वेरी डिटेल सब्जेक्ट, बट ये जो उसके सेक्शंस हैं 3-4 जिसमें अब्यूज ऑफ पावर और ये सब है, ये आपको आना चाहिए। मतलब 4-5 पेज ऑफ नोट्स ऑन एवरी टॉपिक यू शुड हैव। प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस, हाँ जी, एडवर्स हाँ जी। इफेक्ट, वो सारी कुछ नहीं तो चीजें। बेयर एक्ट के वर्ड्स आने चाहिए। Ajay, tell me this. When we talk about contemporary legal developments, in that sense, are these actually contemporary developments जो पूछा जाता है, या उसमें basics भी मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है? Because if we consolidate in that sense, 7 या 8 topics हैं अलग-अलग, है ना? And that becomes really bulky in that sense to study. So what should be the correct approach in that sense? उसमें भी ना वही नाम कंटेम्प्रेरी है पर आता स्टैटिक है। से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में भी क्या कंटेम्प्रेरी हो रहा है? कुछ भी नहीं। आप उसमें मतलब not much. इतना कुछ नहीं है। वो पूछेंगे आपसे चेक बाउंस 136, 137, 138, वो आपको आना चाहिए। इस बार भी उन्होंने पूछा था कि नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट में नेगोशिएशन क्या होता है। नेगोशिएशन क्या होता है? तो ये बेसिक है, इसमें कुछ करंट नहीं पूछ रहे हैं वो आपसे। तो बात यह है कि अगर आपको बेसिक आता होगा ना, तो करंट आप इतना पढ़ने के बाद थोड़ा अपने मन से भी लिख सकते हो। तो बेसिक यू शुड नो। अब आईपीआर है, उन्होंने तो एक लाइन में लिख दिया। आईपीआर तो बहुत बड़ा है, तो जैसे वही, तो आपको पेटेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए, आगे का आप कर लोगे। कंपलसरी लाइसेंसिंग आनी चाहिए, ये बेसिक जो बेसिक हमारे यहाँ जो जस्ट द बेसिक थिंग्स। उसके आगे यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर लोगे। ऑल्सो अगर आपको नहीं आता है तो बाकियों को भी नहीं आता है, क्योंकि उनके लिए भी सीएलडी उतना ही डिफिकल्ट है। इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीबडी। ट्रू। देयर इज अनदर परसेप्शन, आई एम जस्ट आस्किंग यू कि मैंने सुना है कि नहीं लॉ तो 5 इयर्स वालों को ही लेना चाहिए, 3 इयर्स वालों को यू नो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। डू यू बाय दिस काइंड ऑफ अ परसेप्शन, और इज देयर एनी ट्रूथ टू दिस सॉर्ट ऑफ परसेप्शन? ऐसा कुछ है, कंसीडरिंग कि आप जो भी ऑप्शन ले रहे हो, सो व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग एन ऑप्शन इन दैट सेंस? नहीं, आई डोंट थिंक ये 5 ईयर 3 ईयर में कोई डिफरेंस है, बिकॉज सब्जेक्ट्स तो आपने वही Same पढ़े है, हैं। subject अब same आपने है। ज़्यादा साल में पढ़ लिया या कम साल हाँ, में वो पढ़ एक अलग लिया, चीज़ वो है। कोई बात नहीं है। क्राइटेरिया इज फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक आई सेड, जब आप जीएस पढ़ रहे हो मेरे लिए नया है, सो आई वांटेड समथिंग विच आई नो ऑलरेडी, विच आई कैन काउंट इन ऑन, लाइक इट्स माई स्ट्रेंथ। ठीक है, बहुत लोग मार्क्स के हिसाब से भी देखते हैं कि एंथ्रो इज अ मोर से स्कोरिंग ऑप्शन। एक जो मार्केट में परसेप्शन PSIR इज मोर स्कोरिंग। इनके आपके पास कंटेंट ज़्यादा है, टेस्ट सीरीज ज़्यादा है, तो आपको आसानी से हो जाएगा। बट आई थिंक अगर आपके पास कंटेंट, टेस्ट सीरीज वगैरह भी, अगर आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। एंड हाउ डिफिकल्ट generally it is for a law student to start any other subject from a scratch? I think it's very difficult. I think it's very very difficult. आप आज मुझसे कह दीजिए कि मुझे एंथ्रो पढ़ना है, मुझे तो कुछ या नहीं मुझे आता। सोशियोलॉजी पढ़ना है, सोशियोलॉजी मुझे नहीं आता, मेरे लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है। and also because as a law student we have spent that amount of years and we have developed that kind of an understanding or whatever we can say, like a vocabulary की हमारी एक समझ है उस पेपर में, right? So I think students should understand this. Ultimately it's your interest and of course guidance. Talking about guidance, what did you feel with respect to guidance as far as your optional is concerned? हाँ जी, गाइडेंस जब मैंने लॉ की तैयारी करनी शुरू करी थी, देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो एक वैशाली सिंह मैम है, उनका लॉ ऑप्शनल था, शायद रैंक 8 थी। उन्होंने एक इंटरव्यू दे रखा था, उन्होंने सारे सोर्सेज बहुत अच्छे से बताए थे। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। उसके अलावा
कुछ नहीं था मार्केट में, तो आई मेड माई नोट्स एंड एवरीथिंग, आई टुक अ टेस्ट सीरीज, बट उस टाइम मेरे 249 आए थे ऑप्शनल में, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज़ की गाइडेंस वाज नॉट अप टू द मार्क, मतलब वो इतना अच्छा चेक वेक नहीं करते थे. देन आई चेंज्ड माई टेस्ट सीरीज. तो ये जो नई वाली टेस्ट सीरीज थी, दे यूज टू एक्चुअली राइट द पॉइंट्स विच आई हैड नॉट रिटन इन माई आंसर्स, कि आपने क्यूरेटिव पिटिशन है तो आपने ये मिस कर दिया, SLP है तो ये मिस कर दिया, इसमें आपने ये केस लॉ मिस कर दिया, दैट आई एडेड इन माई नोट्स. तो वहाँ से फिर मेरे मार्क्स बढ़ गए. उस बार फिर 269 आए. इस बार फिर से मैंने सेम टेस्ट सीरीज ली, फिर थोड़े से और बढ़ गए, 291 है. सो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स. अगर आपको आपके कोई आंसर की कमी बता दे कि आप ये गलत लिख रहे हो, आप यहाँ ये ऐड करोगे तो आपका 1 मार्क्स बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक नंबर ही बढ़ता है हर आंसर में. And those small marks are very important. हाँ, वही 15 marks can stretch your rank in that sense. Exactly. Yes. Definitely. Right. So what's your ultimate suggestion to the students? First of all, with respect to law optional, and also the strategy कि उसको cover कैसे करना है, especially just prior to the exam, क्या approach होना चाहिए? I think first of all, law optional के लिए you need to have your notes prepared before the prelims. आप पहले से ही तैयार करके रखो, because अगर आप prelims के बाद law optional पढ़ने के लिए बैठ जाओगे तो आप notes नहीं बना पाओगे, because then it will be a really difficult situation to manage between the GS and the optional. So you need to have your notes prepared for the prelims. Choose the subjects which you are comfortable with. Say I focused on consti and administrative. If you are good with international law, do international law. आप parts में divide करो, आप previous year question analysis करो, and also I would say before prelims you also solve say 20 years PYQs, क्योंकि PYQs ही repeat होते हैं ऑप्शन में. Every 5 years you see questions are repeated. In fact, paper 1 this year was full repeat of last year. There was no new question in it, I would say. So आप जितना strong hold आपका PYQs पे है ना, उतने अच्छे आपके optional marks आएंगे. Law के लिए तो I think the key is PYQs. So students, you are hearing from the successful candidate herself. Please attempt the previous year's questions. Thank you, Chaya, so much for having this conversation with us. Thank you so much.